हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि टेक्सटाइल टेस्टिंग से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर रिगेन एंड परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेन इज। देखिए, अब इसको करने के लिए अगर आपको मॉइस्चर रिगेन पता हो और मॉइस्चर कंटेंट पता हो तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि मॉइस्चर रिगेन क्या होता है, मॉइस्चर रिगेन को देखो हमेशा हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू W/D इंटू 100। तो देखो अब इसी से इसकी डिफिनीशन आ जाएगी कि अगर हम कहें कि मॉइस्चर रिगेन क्या होता है तो मटेरियल के वाटर वेट, ये क्या करता है, मटेरियल के वाटर वेट और मटेरियल के ओवन ड्राई वेट के रेशियो को जब हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो हमारा मॉइस्चर रिगेन कहलाता है। ठीक है, ये ओवन ड्राई वेट को हम कैसे प्राप्त करते हैं, मटेरियल को जब हम 105 डिग्री ±3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित जो मॉइस्चर होता है वो नहीं रह जाता, तो उससे हम ओवन ड्राई वेट प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये मॉइस्चर रिगेन आ गया। मॉइस्चर कंटेंट को हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से करते हैं। तो एम इक्वल टू क्या करते हैं, W/D + W इंटू 100। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है कि मटेरियल का, अब इसका अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं, मटेरियल का जो ऊपर है क्या है, वेट ऑफ मटेरियल है ना, तो इसमें कह सकते हैं मटेरियल को वाटर वेट तथा मटेरियल के टोटल वेट के अनुपात को जब हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट कहलाता है। इसमें टोटल वेट हो जाता है, यानी ड्राई प्लस मटेरियल का वेट दोनों ना इंटू 100 करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए ये मॉइस्चर कंटेंट हो गया। मॉइस्चर रिगेन क्या होता है, R इक्वल टू W/D ना, ये तो था। M इक्वल टू क्या था, W/D + W इंटू 100 और मॉइस्चर कंटेंट रिगेन का मतलब क्या था, W/D इंटू 100। अब देखिए दोनों का रिलेशन हमको मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब कोई भी वैल्यू या W की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दीजिए या इस W की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत है। चाहे D की कर सकते हैं, चाहे जो भी करेंगे, फाइनल हमारा जो रिजल्ट आएगा बन के वो आएगा क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर क्या है, A। ये रिलेशन बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, M इक्वल टू R/1 प्लस ब्रैकेट में R/100। ठीक है, तो ये रिलेशन बनेगा। और अगर हम मॉइस्चर रिगेन से रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है ना, C पार्ट, R इक्वल टू M/1 प्लस की जगह यहाँ पे अगर हम माइनस कर देंगे तो R वाला रिलेशन बन जाता है। तो दोनों याद होने चाहिए कायदे से। यहाँ अगर माइनस कर देंगे तो ये R के रिलेशन से आ जाएगा, और अगर मतलब R इक्वल टू आ जाएगा। अगर प्लस कर देते हैं तो प्लस में ये वाला रिलेशन आएगा। दोनों उससे आप जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे ना तो यही दोनों रिलेशन आएंगे। R का निकालेंगे तो ये आएगा, M का निकालेंगे तो ये आता है। फिलहाल इसका आंसर जो है क्या है, ऑप्शन A। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, फुल फॉर्म ऑफ RKM। देखिए फुल फॉर्म अगर हम बात करें RKM की तो क्या होता है, रेसिस्टेंस पर किलोमीटर। इसका कहने का मतलब कि कोई ऐसा यार्न जो 1 किलोमीटर तक वहाँ तक अगर हम ले जा रहे हैं तो वो अपने ही वेट से टूट जाए। एक तरह से ये किसी यार्न की क्या बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कहें कि 1 RKM, इसका मतलब कि यार्न 1 किलोमीटर तक अगर उसको हम ले गए तो अपने ही वेट से टूट गया। अगर हम कहें 10 RKM, इसका मतलब कि ऐसा जो यार्न है इसको हम 10 किलोमीटर तक भी ले गए तब जाके अपने वेट से टूटा है। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा अच्छी है, इसकी कम है। तो एक तरह से ये स्ट्रेंथ को बताता है और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ सैंपल इन द एयर फ्लो मेथड या माइक्रोनेयर मेथड। देखिए एयर फ्लो मेथड में क्या निकालते हैं हम, फाइबर की फाइनेस ना, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोनेयर मेथड या माइक्रोनेयर वैल्यू बोलते हैं। अगर हम कॉटन की निकाल रहे हैं तो उसकी माइक्रोनेयर वैल्यू होगी। वो किससे निकालते हैं, एयर फ्लो मेथड से। एयर फ्लो मेथड का एक इसमें नाम भी है सेफ फील्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इसका देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए, यही कॉन्सेप्ट हम उसमें करते हैं सेफ फील्ड इंस्ट्रूमेंट में। जैसे मान लीजिए 2 सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर A
और सिलेंडर बी, दोनों सेम है, ठीक है, सिलेंडर बी। अब इसमें कुछ कोर्स फाइबर्स रख दिए गए हैं जिनका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसमें फिर फाइन जिनका ऐसे फाइबर्स रखे हैं जिनका क्या है, अब ये तो हमें चलिए हम बता रहे हैं कि हाँ इसमें हम ऐसे फाइबर रख दिए जिसका फाइन फाइबर हैं या जिनका डायमीटर कम है, लेकिन आपको नहीं भी पता होगा तो आप एयर फ्लो मेथड से बता सकते हैं। जैसे ये दो रख दिए, अब यहाँ से एयर फ्लो कराएंगे तो अब इसमें क्या होगा, जब ये कोर्स फाइबर है तो जिसमें जितना एयर फ्लो कराएंगे उतना इधर से बाहर निकल जाएगी, तो इससे क्या पता चलेगा ये हमारे फाइबर्स क्या हैं, कोर्स हैं। इसमें क्या है, ये जब ये एयर यहाँ से फ्लो कराएंगे तो जितना इधर फ्लो कराएंगे उतना इधर नहीं आ पाएगी, इसका मतलब, और यहाँ से क्या हुआ, रिटर्न हुई है, रिटर्न इसमें भी होगी लेकिन इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, इसमें बी पार्ट में। तो इसका मतलब अगर रिटर्न ज़्यादा हो, इसका मतलब क्या है कि फाइन जो हमारे फाइबर क्या है इसमें जो है वो क्या है, फाइन फाइबर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ आ गया। तो अब देखिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया एयर फ्लो मीटर। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे कि चैम्बर है जो हमारा सेफ फील्ड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी यही करते हैं। जैसे यहाँ पे चैम्बर, यहाँ सैंपल रख दिया गया, अब इसमें एयर फ्लो कराई जाएगी, एयर फ्लो कराई जाएगी तो कुछ तो जाएगी, कुछ तो बाहर आएगी, वापस आएगी। फिर यहाँ पे एक स्केल लगा दी जाती है, ठीक है। स्केल में 1 2 3 4 ऐसे, इधर से होगा 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर 4 ऐसे होगा, और यहाँ पे एक फ्लोट लगा दिया जाता है, इसी पे अटैच होता है, स्केल से अटैच होता है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे हम एक चैम्बर होगा जहाँ पे हम कॉटन सैंपल रख देंगे ना। अब यहाँ से एयर फ्लो कराई जाएगी, वो पूरा एक डायग्राम है जो यहाँ पे भी नहीं बन सकता है। अब यहाँ पे एयर फ्लो कराई जा रही है तो कुछ ऐसा होगा जो वापस आएगी, कुछ एयर वापस आएगी। वो कब आएगी, जब अगर यहाँ पे क्या होगा, फाइन होगा तो ज़्यादा आएगी, कोर्स होगा तो कम आएगी। ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही है। अब यहाँ पे एक स्केल लगा दी जाती है, स्केल लगा, उसमें उसी स्केल से एक यहाँ पे फ्लोट लगा होता है, एक फ्लोट बना होता है, यहाँ पे फ्लोट होता है जो एयर से ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पे स्केलिंग कर दी जाती है, 1 2 3 ऐसे कर स्केलिंग। अब देखिए जितना एयर इससे आएगी, वापस आएगी, वो क्या करेगा, इस फ्लोट को उतना ही ऊपर ले जाएगा, है ना, उतना ही ऊपर ले जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, माइक्रोनियर वैल्यू इसकी कम आएगी, और जब माइक्रोनियर वैल्यू कम आती है तो हमेशा क्या होता है, फाइन फाइबर होते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोनियर वैल्यू इसमें आई 1 तो इसका मतलब बहुत फाइन हो गया। अच्छा, अब जैसे इसका जितना ज़्यादा वापस आएगा उतना ही फ्लोट को ऊपर ले जाएगी तो उतना ही फाइन होगा, ठीक है। और जितना कम आएगा उतना फ्लोट नीचे आएगा, इसका मतलब उतना ही कोर्स होगा। तो अगर हम, ठीक है ना, क्लियर है ना, जितना ऊपर जाएगा उतना क्या है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो 1, अगर 1 की तरफ जा रहा है इसका मतलब ज़्यादा ही फाइन होगा। तो फाइन कब होगा, जब ज़्यादा इधर से एयर क्या होगी, रिटर्न होगी, तभी तो ये ऊपर जाएगा, तभी हमारा फाइबर्स क्या होंगे, फाइन पता चलेगा, ठीक है। जैसे हम कहें कि इन जनरल जो कॉटन का होता है, कॉटन का अगर हम कहें कि माइक्रोनियर वैल्यू कितनी होती है तो 3.8 टू 4.5, ठीक है। तो एयर फ्लो मेथड से वही है कि जितना जितना ज़्यादा हमारी एयर वापस आएगा उतना ही हमारा फ्लोट क्या है, ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा। तो अगर ऊपर हो रहा है जिसका मतलब ज़्यादा फाइन हो रहा है, ज़्यादा, अगर ऊपर कब होगा, जब ज़्यादा एयर रिटर्न होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, हम कितने का वेट रखते हैं, कुछ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट बी 3.24 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्पेस बिटवीन फर्स्ट टू कॉम इन वेयर सॉर्टर इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसमें वेयर सॉर्टर की बात कर रहा है कि जो फर्स्ट उसमें होते कॉम होते हैं ना, वेयर सॉर्टर में कितने कॉम लगते हैं। देखिए जो उसमें टॉप कॉम होता है, टॉप कॉम में कितने हैं, अगर आपको याद होगा, आप लोग इसका प्रैक्टिकल किए होंगे, टॉप कॉम में 8 यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो हमारा बॉटम लगता है उसमें 9, ठीक है। तो ये तो हमारा कॉम होगा, तो लेकिन कह रहा है कि फर्स्ट टू कॉम जो होते हैं उसमें स्पेस कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 3/16 इंच, ठीक है, 3/16 इंच इसका आंसर। बाकी जितने कॉम हो उनका स्पेस कितना होगा, 1/4, लेकिन इसका आंसर क्या है, 3/16 इंच। अब वेयर सॉर्टर डायग्राम में क्या करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, उसमें देखिए मीन लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ना, मॉडल लेंथ, शॉर्ट फाइबर, ये सब उसमें करते हैं। देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये टाइम टेकन है लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। अब इसका ना, इसके फ़ायदे क्या हैं इसके करने से, देखिए अगर हमको लेंथ पता है कि हाँ इफेक्टिव लेंथ इस जो हमारा
जो लॉट चल रहा है उसमें इफेक्टिव लेंथ हमारा ज़्यादा अच्छी है तो उसमें रोलर की सेटिंग हम कर सकते हैं ड्राफ्टिंग सिस्टम पे, स्पीड बढ़ा सकते हैं ना। अगर शॉर्ट फाइबर ज़्यादा है तो स्पीड कम रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो धागा बन ही नहीं पाएगा। ट्विस्ट में भी हम चेंज कर सकते हैं अगर हमारा लॉन्ग फाइबर है तो ना। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें 20 मिलीग्राम का हम एक क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं, जिसको हैंड सैम्पलिंग के द्वारा उसको हम तैयार करते हैं। उसके बाद इसमें क्या और क्या होता है, एक टॉप कॉम्ब हो गया, एक बॉटम हो गया, ट्विज़र हो गया, डिप्रेसर हो गया ना, वेलवेट पैड हो गया, इस तरह की चीज़ें इसमें यूज होती हैं। ये प्रैक्टिकल का ही है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सैंपल उसको हम राइट साइड पे पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हम डिप्रेसर से, जैसे ही सैंपल है इसको राइट साइड पे ऐसे पुट कर दें, उसके बाद डिप्रेसर इसको हम क्या करेंगे, इसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रेस करने के बाद फिर ट्विज़र से, यहाँ ट्विज़र से कुछ यहाँ पे सैंपल जो इसमें हमारे फाइबर्स उनको निकालेंगे और लेफ़्ट साइड में क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। फिर एक एक कॉम, जो हमारा बॉटम कॉम है उसको हम एक एक कॉम को निकालना शुरू करेंगे। जब तक निकालेंगे जब तक हमारे फाइबर्स, प्रोट्रूडिंग फाइबर वहाँ दिखने लगे। जब दिखने लगेंगे तो उसमें ट्विज़र से हम एक एक उसको फाइबर्स को उठाएंगे, वहाँ से निकालेंगे और यहाँ वेलवेट पैड पे रखते जाएंगे। देखिए हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, बाकी जैसे मान लीजिए शुरू में निकालें तो आप इतनी लेंथ का मिल गया, कुछ इस टाइप के फाइबर्स मिल गए। फिर उसके बाद निकालें तो उससे थोड़ा सा कम हो गया इस टाइप में ना। फिर अगला निकालें तो उससे फिर थोड़ा सा कम हो गया ना, फिर और कम हो गया। फिर ऐसे करके एक इस तरह का ग्राफ कुछ बन जाता है। इसमें आप लोग किए होंगे, पता होगा ना। तो इस तरह से एक वेलवेट पैड पर रखेंगे तो उसमें एक पारदर्शी एक तरह से स्केल रखेंगे तो इस टाइप का हमारा कर्व एक ग्राफ बन जाएगा। इससे हम इफ़ेक्टिव लेंथ, मीन लेंथ ना, मॉडल लेंथ और शॉर्ट फाइबर ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके फ़ायदे तो आप लोगों को पता ही है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कि अगर हम इसमें ड्राफ्टिंग सेटिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अब जैसे कहें कि मीन लेंथ, ठीक है, इसका अभी आगे क्वेश्चन और है। बाकी देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ फाइबर प्रॉपर्टीज फाइंड आउट बाई यूजिंग वेयर सॉर्टर इंस्ट्रूमेंट। देखिए फाइबर प्रॉपर्टी जैसे मीन लेंथ, अभी इसमें था ना कि हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, मीन लेंथ करते हैं और इफेक्टिव लेंथ करते हैं, मॉडल लेंथ करते हैं, शॉर्ट फाइबर करते हैं ना, ये सब तो फाइंड आउट करते हैं। जैसे इफेक्टिव लेंथ करें तो इफेक्टिव लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे लॉन्गर फाइबर को क्या, ये बल्क ऑफ लॉन्गर फाइबर को रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव लेंथ। उसी ग्राफ से पता चलता है जो भी इसके पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, बल्क ऑफ फाइबर को रिप्रेजेंट करता है लॉन्गर फाइबर को रिप्रेजेंट इफेक्टिव लेंथ ना। तो ये अगर हमको जैसे फैब्रिक बनाना है स्पिनिंग प्रोसेस में, ये लेंथ हमको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर हमको धागा बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मीन लेंथ में क्या कहते हैं, मीन लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एवरेज लेंथ को रिप्रेजेंट करता है मीन लेंथ, ठीक है। फिर मॉडल लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से ये एक समान की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। फाइबर ज़्यादा लेंथ जहाँ पे होगा, एक ऐसा बीच में एक जगह आएगी जहाँ पे एक समान के एक टाइप के फाइबर ज़्यादा होंगे, उसको मीन लेंथ मॉडल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट फाइबर जो लास्ट में ग्राफ में यहाँ पे बनता है शॉर्ट फाइबर, वो एकदम लास्ट में वहाँ पे होता है शॉर्ट फाइबर, वहाँ से पता चल जाता है कितने शॉर्ट फाइबर हैं। तो अब यहाँ पूछ रहा है हम क्या क्या वेयर शॉर्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, अभी तो आप पढ़ चुके हैं। मीन लेंथ, हाँ ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ठीक है, मॉडल लेंथ ठीक है, शॉर्ट फाइबर हाँ ठीक है, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर है, ठीक है। और फिर ऑल ऑफ द एबव, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। इसमें हम वेयर शॉर्टर में क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक एरिया एंड डायमीटर ऑफ रॉड या फाइबर्स इन एयर फ्लो मेथड। वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो रिलेशन आता है क्या कह रहा है, स्पेसिफिक एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ रॉड, स्पेसिफिक एरिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ रॉड, स्पेसिफिक एरिया इक्वल टू डायमीटर ऑफ रॉड, नो रिलेशन बिटवीन, ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन होता है स्पेसिफिक एरिया और डायमीटर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, एक तरह से फार्मूला ही है ना, कि अगर हमारा डायमीटर ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक एरिया कम होगा,
अगर स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा होगा तो डायमीटर, अगर स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा होगा तो डायमीटर कम होगा। तो जब क्या होगा, जब शॉर्ट फाइबर ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक एरिया कम होगा ना। तो स्पेसिफिक एरिया ज़्यादा होगा तो डायमीटर वहाँ पे कम होता है, तभी वो फाइन होते हैं। और जब हमारा डायमीटर ज़्यादा होता है तो स्पेसिफिक एरिया कम होता है। तो ये एक रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन इंक्रीज विथ। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कॉटन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम, इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंटेंट उसको बढ़ाएंगे, मॉइस्चर बढ़ाएंगे उसमें कॉटन में, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी एक लिमिट तक, उसके बाद नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट। बाकी डिक्रीज, बाकी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मॉइस्चर अगर इंक्रीज़ करें तो एक लिमिट तक वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर पैरासूट फैब्रिक इज़, ठीक है। मोस्ट सुटेबल पैरासूट फैब्रिक के लिए क्या है, कहें कि मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर पैरासूट पर। देखिए पैरासूट फैब्रिक में हम मोस्ट सुटेबल हमारा क्या है, जैसे कहें इसमें दिया है कि कट स्ट्रिप में क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, जैसे सैंपल की साइज़, इसमें साइज़ का अंतर है। देखिए ग्रैब में और कट स्ट्रिप में एक स्ट्रिप टाइप में बनाते हैं कट स्ट्रिप में, जिसका जो लेंथ होगा 8x2 इंच का एक वो लेते हैं, नहीं 8x2 नहीं है, 2x8, ठीक है। इतना एक स्ट्रिप बनाएंगे, उसके बाद दो जॉज होंगे, एक ऊपर एक नीचे, वहाँ पे इसको फंसा देंगे। अब ये मूवेबल होता है, ये मूव करेगा, तो इसमें हम जब तक ये फैब्रिक हमारा फट ना जाए तब तक हम इसको देखते हैं, फिर उस रीडिंग को काउंट कर लेते हैं। तो हमारा कट स्ट्रिप हो गया। ग्रैब में भी यही चीज़ होता है, ग्रैब में बस सैंपल का डिफरेंस है, उसमें भी दो जॉ ऐसे होंगे, उनको आपस में इसमें ऐसे दोनों जॉ में फंसा दिया जाएगा, फिर एक मूवेबल होगा ऊपर ले जाएगा, जब तक वो फट ना जाए उसको हम, फिर उसके बाद फटने से पहले उसको हम काउंट कर लेते हैं या रीडिंग नोट कर लेते हैं। फिर टीयरिंग स्ट्रेंथ में भी यही है कि एक फैब्रिक का सैंपल के तरीके हैं, किस टाइप का हम सैंपल लें कि उसको फिर हम कपड़े को फाड़ते हैं, फाड़ने से पहले ही हम उसमें स्ट्रेंथ उसकी काउंट कर लेते हैं या उसकी रीडिंग काउंट कर लेते हैं, तो पता चल जाता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी देर तक ये फैब्रिक फटा नहीं है। फिर बस्टिंग टेस्ट, देखो बस्टिंग टेस्ट को हम हाइड्रोलिक बस्टिंग टेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक टैंक टाइप में होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग इसका पढ़े होंगे, इसमें एक सैंपल ऐसे रख दिया जाता है, उसके बाद यहाँ से ये उसमें वाटर और ऑयल को इसमें पास करा जाता है, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, और ये जब तक उस प्रेशर से फैब्रिक फट ना जाए तब तक हम इसकी रीडिंग लेते रहते हैं। फैब्रिक फटने से पहले इसकी रीडिंग को काउंट कर दिया, नहीं फटने के बाद, रीडिंग फटने से पहले काउंट, तब उससे पता चलता है इस फैब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है और ये पैरासूट के लिए सुटेबल है या नहीं। तो किससे करते हैं, पैरासूट फैब्रिक की टेस्टिंग, बस्टिंग टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस एज, देखिए ये तो फार्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखिए भाई ये क्या है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बहुत रोल है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा हुई तो उससे यार्न पे सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सीधा फार्मूला है एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर, या स्टैंडर्ड। तो इसका सीधा फार्मूला है, तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट ए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर टेक्सटाइल मटेरियल। देखिए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन का ये याद होना चाहिए, जिसमें कई सारे ऑप्शन हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, देखिए इसका सही ऑप्शन है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है, RH, यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। RH 65% प्लस माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस मतलब यहाँ ऐसे लिखना है प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस 2% एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस ऐसे लिखना प्लस माइनस 2 ना। ये तो ऐसे नॉर्मल के लिए होगा, लेकिन सम ट्रॉपिक कंट्रीज़ या कुछ उस टाइप में जो कंट्री जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा डिफ़िकल्ट है मैनेज करना, वहाँ पे हम 27 प्लस माइनस 2 तक टेम्परेचर को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर इसमें किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।